साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। साथियों, ये कॉन्सेप्ट है 1969 का। उस समय की फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि इंडिया में चूंकि कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत पीछे रह गए हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। अब उन स्टेट्स को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे स्टेट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आप उनको दे दो और स्पेशल फंड उनको प्रोवाइड करो, और बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं सेंटर की तरफ से इनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो जो बाकी स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी डेवलप हो चुके हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के चल पड़े। तो इस तरीके से साथियों आप देखते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला, ये 1969 में इंट्रोड्यूस होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन गिवन बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। अच्छा, क्राइटेरिया फिर क्या डिफाइन किया गया, कैसे स्टेट्स को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दोगे। तो ऐसे स्टेट्स जो कि हिली एरियाज़ में हैं, ठीक है, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ये एक क्राइटेरिया है। हिली टेरेन और इंटरनेशनल बॉर्डर अगर कोई स्टेट अगर शेयर कर रहा है तो ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे ठीक ठाक लेवल की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो, कुछ ऐसा स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलता हो, और एट द सेम टाइम साथियों अगर हम बात करें तो वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके पास फंड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ 5 क्राइटेरियाज हैं, इसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए किस किस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। तो ये आपने क्राइटेरिया याद रखना है। अब अगर मान लीजिए एक बार किसी स्टेट को ये स्टेटस मिल जाता है तो उनको क्या बेनिफिट होगा, तो उनको साथियों बेनिफिट मिलता है कि उनको काफ़ी फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना चालू हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर नहीं, यहाँ पे आप स्पॉन्सर कर लेना इसको, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होते हैं, सेंटर स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ पैसा वो लोग देंगे सेंटर वाले और कुछ स्टेट वाले देंगे। तो अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा अगर आपको मिल जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको 90% जो फंड है पूरे प्रोजेक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जनरल कैटेगरी जो स्टेट है उनको 60 से लेके 80% तक का जो पैसा है वो सेंटर की तरफ से आता है, रेस्ट जो है वो स्टेट को उठाना पड़ता है। लेकिन इसका बेनिफिट सबसे बड़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले स्टेट को क्या होता है कि इनको 90% जो फंड है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, फिर बहुत सारे इनको टैक्स कंसेशन भी मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स भी साथियों याद रखना है आपने। ये भी पूछा जा सकता है कि अभी अगर हम करंटली देखें तो इस स्कीम के तहत कितने स्टेट्स को कवर किया गया है। तो साथियों इस वक्त टोटल 11 स्टेट्स हैं, ये नंबर आपने याद रखना है, टोटल 11 है, और 8 आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साथियों आपको पता ही है, ठीक है, और इसके साथ में अगर हम देखें तो उत्तराखंड है, हिमाचल है और जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल है। तो ये 11 स्टेट्स का नेम भी आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश क्योंकि बहुत लंबे समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, तो वन बाय वन हम इन दोनों के केस को कंसिडर करते हैं कि क्या वाकई में इन दोनों स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहले हम बिहार के केस को कंसिडर करते हैं। साथियों एक लाइन है बहुत फेमस, मीर ताकि मीर की, और ये लाइनें लिखी गई थी जब नादिर शाह ने हमला किया था भारत पे, और किस तरीके से उसने पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान को लूट के वो लेके चले गया था। उसके बाद मीर ताकी ने भारत की सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए ये कुछ लाइनें लिखी थी। देखिए ये लाइन अगर आप देखेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइनें हैं ये। क्या बूदो ओ बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस के पुकार के। कह रहे हैं पूरब, मतलब यहाँ पे एक एज अ मेटाफर यूज़ किया जा रहा है, पूरब में ही है भारत, तो भारत के लोगों को लोग जब देख रहे हैं तो इनको गरीब कह रहे हैं, इन पे हंस रहे हैं लोग। अब ये कह रहा है दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली एक शहर था आलम में इंतखाब, दुनिया में मतलब कुछ गिने चुने जो बहुत बड़े शहर थे उनमें से एक था। रहते थे मुंतखब जहाँ रोज़गार के, जहाँ पे अक्सर रोज़गार की कोई कमी नहीं पाई जाती थी, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। फलक यहाँ पे एक एज ए मेटाफोर यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है नादिर शाह की। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, तो हम उसी दिल्ली जो कि आज उजड़ चुकी है वहाँ के रहने वाले हैं। अब इस लाइनों को ना आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली है, पढ़ रहे हैं अगर, तो आपने देखा होगा महाजनपद का जो टाइम पीरियड है एंशिएंट इंडिया का, उसमें से जो मेजर जो महाजनपद था वो मगध था,
मगध एम्पायर अगर आप देखेंगे उसमें से जो जो प्रोमिनेंट जो डायनेस्टीज हुई थी उसमें से एक मौर्यन एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन लोगों ने रूल किया था, और उसका गढ़ कहाँ था, सेंटर कहाँ था, बिहार में था। कहने का मतलब है कि एंशंट इंडिया का जो बिहार था वो बहुत प्रोस्परस था, बहुत अमीर था। लेकिन आज के टाइम में उसकी पोजीशन क्या है? आज के टाइम में सबसे गरीब स्टेट है भारत का। बिहार के जो लोग हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक लेबर के रूप में देखे जाते हैं। सिचुएशन अगर आप देखेंगे बिहार के माइग्रेंट लोगों की तो वो बहुत बेकार है। और पूरे इंडिया में अगर आप माइग्रेशन देखेंगे तो वो ज़्यादातर कहाँ से होता है? वो बिहार से ही होता है। कहने का मतलब है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिहार काफ़ी प्रॉस्पर था, लेकिन आज के टाइम पे इसकी जो सिचुएशन है ये बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये जो बिहार का केस है, बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है, तो क्यों डिमांड कर रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है साथियों वो लगभग 60,000 है। और ऐसे अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात की देखिए लगभग 2.5 लाख है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे साथियों आप देखो कि लगभग 4 टाइम गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है। नेशनल पर कैपिटा इनकम की साथियों अगर हम बात करें तो ये 1.27 लाख रुपीज़ है। तो किसी भी कॉन्टेस्ट में देखिए, अगर नेशनल पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो उसमें भी हाफ है बिहार वाले। गुजरात के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 टाइम कम है यहाँ पे। फिर ऐसे ही साथियों अगर हम बात करें तो बिहार का कहना है कि जैसे ही बिहार को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था तो इससे नुकसान हुआ बिहार का, क्योंकि जो मेजर जो मिनरल रिसोर्सेज रिच जो एरिया था वो दूसरे स्टेट को चला गया। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इस दूसरे किस स्टेट की बात कर रहा हूँ। बिहार को किस साल में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और दूसरा जो नया स्टेट बना था उस स्टेट का साथियों नाम बताइए। फिर फ्रीक्वेंट यहाँ पे नेशनल डिजास्टर आते रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान जो है बिहार को फेस करना पड़ता है। हर साल साथियों आपने देखा होगा कि बिहार में बाढ़ आते हैं, फसलें तो ख़राब होती है लेकिन एट द सेम टाइम बाकी घर तबाह हो जाते हैं और अलग अलग के नुकसान जो है ये होते हैं। लोग बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है लोगों का। फिर अगर आप देखेंगे तो 1/3 जो पॉपुलेशन है पूरी बिहार की वो लगभग सभी के सभी लोग जो हैं ये बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ देखने से तो यही लगता है कि बिल्कुल बिहार की जो सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है इनको मिलना ही चाहिए। अब अगर इतनी ही सिचुएशन ख़राब है बिहार की तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ये स्टेटस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना देने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो साथियों ये है कि इनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो दो दूसरे स्टेट्स हैं, ये मे हैं, दूसरे स्टेट जो हैं ये भी डिमांड करना चालू कर देंगे कि हमें भी मिलना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉइंट को अभी कंसिडर ही नहीं कर रही है। अब जो सवाल है, मेन जो सवाल है कि डज बिहार रियली नीड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? तो एक तो इसका जवाब हो सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल इनको ज़रूरत है, क्योंकि बिहार अगर आप देखेंगे तो मतलब बिहार में पॉवर्टी इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर और इसलिए बिहार को ज़रूरत भी है। पर कैपिटा इनकम वाला हमने एग्जांपल कंसिडर किया। दूसरा अगर हम देखें तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर अगर मतलब अगर फंड प्रोवाइड करना अगर आप चालू कर दो तो कम से कम शॉर्ट टर्म में तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यस, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल है और इनको मिलना चाहिए। दूसरा अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें कि नहीं, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जब आज़ादी मिली थी भारत को तो लगभग जितने भी इंडिया के स्टेट थे वो लगभग एक ही लाइन में थे, कोई आगे पीछे नहीं था। उसके बाद ने बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत मेहनत किया, अच्छे गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया, गुड गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ वो जो स्टेट्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो अगर बिहार को, क्योंकि बिहार के पिछड़े होने में जो सबसे बड़ा रोल अगर आप कंसिडर करेंगे तो वहाँ की पॉलिटिक्स का है। वहाँ के पॉलिटिशियंस ने लगभग बिहार को तबाह कर दिया। तो बिहार के बैकवर्डनेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? अगर हम देखें तो बिहार के बैकवर्डनेस में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो कहने का मतलब है कि अब बिहार में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिहार को जंगल राज कहा जाता था। तो जंगल राज कहने के पीछे क्या कारण था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो कोई इन्वेस्टर वहाँ पे क्यों जाएगा? अंबानी अडानी वहाँ पे क्यों अपने प्लांट्स लगाएगा जाके? तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो बिहार ही रिस्पॉन्सिबल है अपने इस पोजीशन के लिए। दूसरा अगर हम पॉइंट कंसिडर करें आज के टाइम की, तो जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं वो रिपीट नहीं करने हैं। बिहार को अभी क्या चाहिए? बिहार को अभी ये चाहिए कि गुड गवर्नेंस जो है वो प्रोवाइड करें। अगर गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करेंगे, एक रोल मॉडल अगर यहाँ पे अगर एस्टैब्लिश करेंगे तो सेंटर से जो फंड्स आ रहा है, सेंटर से जो फंड आ रहा है उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम बिहार ने वैसे भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ की है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो उन स्टेट्स जिन्होंने बहुत काम किया था उनके साथ ये अनजस्ट होगा। तो अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि बिहार की गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, ठीक है, करप्शन को वहाँ पे कम करना चाहिए। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि बिहार में कोई अगर पुल बनता है तो वो अगले ही दिन गिर जाता है, मतलब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये लोग यूज़ करते हैं। करप्शन अगर आप देखेंगे, करप्शन हालांकि है तो सभी स्टेट्स में है, पर बिहार जो है इसका नंबर जो है ये काफ़ी आगे आता है। पॉलिटिशियन करप्ट है, पॉलिटिशियन करप्ट तो सभी जगह होते हैं, लेकिन बिहार अगर आप देखेंगे तो बिहार के जो पॉलिटिशियन है ये कुछ ज़्यादा ही करप्ट है। तो यहाँ पे एक गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस अगर आता है तो बिहार की सिचुएशन जो है ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का क्या केस है। आंध्र प्रदेश की साथियों जब हम बात करते हैं तो देखिए, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 2014 में और आंध्र प्रदेश से निकला था एक स्टेट जिसको हम कहते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि इनको हैदराबाद मिल गया, और हैदराबाद क्योंकि ये कैपिटल सिटी था, तो कैपिटल अगर आप देखोगे तो किसी भी सिटी का काफ़ी डेवलप होता है। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो कहाँ पे चला गया, तेलंगाना के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश वाले कह रहे हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम एक स्पेशल पैकेज जो था इनको जरूर ऑफर किया। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, स्पेशल पैकेज इनको ऑफर किया था, और इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनका पोलावरम प्रोजेक्ट है इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया। और नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा जब किसी भी प्रोजेक्ट को मिल जाता है, इसका मतलब जो फंडिंग जो है, जो कॉस्ट है, वो किसने बियर करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बियर करना है। अब साथियों कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे बेस्ड है। टैक्स कंसेशन इनको मिलेगा, ठीक है। स्पेशल असिस्टेंस जो था ये भी बार बार इनको प्रोवाइड किया गया इस स्पेशल पैकेज के अकॉर्डिंगली। फिर एट द सेम टाइम 14th फाइनेंस कमीशन का कहना है कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली एक नया जो कॉन्सेप्ट था इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। तो देखो, रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जो रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहता है और इसका इस्तेमाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए किया जाता है। जो शॉर्ट टर्म जो आपके खर्चे होते हैं, जैसे सैलरीज वगैरह पे करना होता है, तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, मतलब कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर मिसमैच हो जाए, तो उसकी पूर्ति के लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को, और इसका बेनिफिट ऑलरेडी आंध्र प्रदेश को मिल ही रहा है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि आंध्र प्रदेश का जो केस है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी स्पेशल पैकेज के द्वारा बेनिफिट्स मिल ही रहा है, और 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी इसके अकॉर्डिंगली भी इनको बेनिफिट मिला। तो लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश का जो केस है स्पेशल कैटेगरी के लिए वो कितना वैलिड है। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।